सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे भेज सकते हो स्क्रीन पर दिख रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम केशव है। मैंने भूतों को कभी देखा तो नहीं है, पर मुझे विश्वास है कि ऐसी चीज़ें होती ज़रूर हैं। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ और लुधियाना में नया नया ही आया था। अपनी मौसी के घर पर रुका था। जॉब की तलाश थी। कुछ समय के बाद मुझे एक जॉब का ऑफ़र आया। मैं भी तुरंत अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा। अगले ही दिन मेरा इंटरव्यू था। मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया और कुछ टाइम बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं सिलेक्ट हो गया था और मुझे एक डिसेंट जॉब मिल गई थी। मैंने अपनी माँ को खुशखबरी देने के लिए फ़ोन किया और उनको बताया कि मुझे एक जॉब मिल गई है, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। घर में बाकी सब भी काफ़ी खुश थे कि कम टाइम में ही मैंने एक अच्छी जॉब ढूंढ ली थी। मेरी सैलरी भी अच्छी खासी थी और कंपनी भी बढ़िया। 3 दिन बाद मेरी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग वाले दिन मैं काफ़ी खुश होकर घर से निकला काम करने के लिए और अपने ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस में सब लोग बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे और मुझे इसी की उम्मीद थी। मैंने ये सब देखकर अपना काम शुरू किया। अब मैं रोज़ अमृतसर से लुधियाना बाय ट्रेन आता जाता था। रोज़ ही मुझे 2 से 3 घंटे लग जाते थे। कई बार तो मैं रात में काफ़ी लेट घर पहुंचता था, क्योंकि इंडियन रेलवे के बारे में तो आपको पता ही है, ट्रेन्स अक्सर लेट हो जाती हैं। इसीलिए जब मैं रात को पहुंचता तो रात काफ़ी हो जाती थी और कई बार तो ऐसा भी था कि मुझे भी रोड पर अंधेरे में डर लग जाता था, पर क्या करें, काम तो करना ही था। मैं रोज़ रोज़ आने जाने लगा। एक दिन मैं काम में काफ़ी बिजी था तो मुझे मेरे साथ काम करने वाले एक लड़के ने मुझे कहा कि तुम यहाँ रहना क्यों नहीं शुरू करते, तुम्हारी सैलरी भी ठीक ठाक है। पर मैं अपने काम में लगा हुआ था, इसलिए मैंने उसकी बात पर उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना काम करने लगा। फिर मैंने घर आकर थोड़ी बात करी कि मुझे 4 से 5 घंटे रोज़ लग जाते हैं और मैं काफ़ी परेशान भी होता हूँ सिर्फ सफ़र से ही। इसीलिए अगले दिन ही मैंने उस लड़के से बोला कि अगर कोई कमरा खाली हो तो मुझे बताना। उसने ओके कहकर मेरी बात को टाल दिया और अपना काम करने लगा। मुझे लगा कि शायद उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो मैंने उसे दोबारा बोला, अमन मुझे कमरा चाहिए। उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने सुन लिया है। मैंने भी उसे ओके बोलकर अपने काम की ओर ध्यान दिया और हम दोनों ही अपना काम करने लगे। 2-3 दिन के बाद उसने मुझे बताया कि एक कमरा खाली है। मैंने कहा ठीक है, मुझे दिखा देना। लंच के टाइम पर हम दोनों कमरा देखने के लिए गए। मैंने कमरा देखा तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं, पर मेरे लिए अकेले के लिए वो काफ़ी था। मैंने उस रूम को ओके कर दिया, पर मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि उस कमरे के आसपास जो कमरे बने हुए थे वहाँ कौन रहता है और कैसे लोग थे वो। ये सब चीज़ों पर मैंने उस वक्त बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। कमरे को ओके करने के बाद 2-4 दिन के बाद मैं वहाँ पर अपना सामान ले आया और वहीं पर शिफ्ट हो गया। अब मैं वहीं पर आना जाना शुरू कर चुका था। मुझे रहते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे वहाँ कुछ अजीब सा लगने लगा। कई बार सोते सोते मैं एकदम से उठ जाता था क्योंकि मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती थी। एक दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो सीधा अपने कमरे पर आ गया। तब मुझे वहाँ पर 2-4 आदमी दिखे जो बात कर रहे थे कि यहाँ कोई नया रहने के लिए आया है। जब मैं उनके पास पहुँचा तो वो एकदम से चुप हो गए और मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने ध्यान नहीं दिया और अपने रूम के अंदर चला गया। उसी दिन मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए मेरे रूम पर आया। मैं बहुत खुश था। हमने साथ में खाना खाया और गप्पे मारने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी तो मैंने अपने दोस्त गौतम को वहीं पर सोने के लिए कहा, तो बोला हम कौन सा रोज़ रोज़ मिलते हैं। मैं भी बात करने लगा। रात के लगभग 1:30 बज गए थे तो मैंने उसे सोने को कहा तो सोने के लिए राज़ी हो गया। हम दोनों लेट चुके थे पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने थोड़ी देर फ़ोन चलाया और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता नहीं चला। पर फिर से
कुछ समय के बाद मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आई और उस आवाज़ के कारण मेरी नींद खुल गई। मैंने अपने दोस्त को उठाने के लिए जब अपना हाथ उठाने की कोशिश करी तो मैंने महसूस किया कि मैं अपने हाथ को उठा ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी आंखें खुल चुकी थी पर मैं अपने हाथ पैर हिलाने की हालत में नहीं था और ना ही मैं चीख पा रहा था। फिर अचानक से मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है और मेरी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं बच ही नहीं पाऊंगा। ना तो मेरे हाथ पैर हिल रहे थे और ना ही मैं कुछ कर पा रहा था। कुछ पलों के लिए तो मैंने अपनी मौत को मानो स्वीकार कर ही लिया था। फिर आखिरी उम्मीद के लिए मैंने भोलेनाथ को याद करने लगा। मेरे मुंह से काफ़ी मुश्किल से एक आवाज़ निकली और मैंने फटाफट अपने दोस्त को आवाज़ दी और वो भी डरकर उठ गया और फिर मुझसे थोड़ा दूर जाकर बैठ गया। अभी भी मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। मैंने उसको अपने बारे में सब बताया। तभी उसने बताया कि मेरे मुंह से जो आवाज़ निकल रही थी वो किसी लड़की की थी और इसीलिए वो दूर हट चला गया था। ये सुनकर मैं और ज़्यादा डर गया और भगवान को ध्यान करने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं कब सो गया और मेरा दोस्त कब सोया। सुबह जब मैं उठा तो मैं एकदम ठीक था और आवाज़ भी अब मेरी ही थी। मेरे हाथ पैर भी सही चल रहे थे पर मन ही मन मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। सुबह मेरा दोस्त जल्दी चला गया और मैं भी अपने काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। जब मैं घर से निकल रहा था उस टाइम पर मुझे बाहर 4 लड़के खड़े दिखे पर मैं लेट हो रहा था इसलिए मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ऑफिस चला गया। मैंने रात वाली बात अमन को बताई तो वो हंसने लगा। मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। फिर मैं काम करके सीधे अपने कमरे पर आ गया और मैं काफ़ी थक गया था इसलिए मैंने सोचा कि आज बाहर से ही खाना खा लूँगा। फिर मैं बाहर चला गया और थोड़ी देर घूमने के बाद जब मुझे आसपास कोई नहीं दिख रहा था तो मैंने भी सोचा कि अब मुझे घर चलना चाहिए। 11 बज चुके थे और मैं आकर सोने लगा पर मुझे कल रात की बातें परेशान कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं सो जाऊं पर मुझे नींद नहीं आई इसलिए मैं दोबारा से अपना फ़ोन चलाने लगा और गाने सुनने लगा। कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। तभी मुझे दरवाजे पर किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। नींद में होने की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया पर वो आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही। फिर मुझे उठना ही पड़ा। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला पर बाहर मुझे कोई ना दिखा। मैं वापस से लेट गया क्योंकि मुझे लगा ये मेरा भ्रम होगा। 5-10 मिनट के बाद फिर से मुझे वो आवाज़ आने लगी। इस बार साफ साफ मैं किसी को बोलते हुए सुन पा रहा था। ये किसी लड़की की आवाज़ थी जो किसी से बात कर रही थी। मैं बुरी तरीके से डर चुका था क्योंकि वहाँ पर एक भी लड़की नहीं रहती थी। फिर भी मैंने डरते डरते दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो मुझे उन 4 लड़कों में से एक लड़का दिखा जो मैंने अपने घर के बाहर खड़ा हुआ देखा था। मैंने उसे आवाज़ दी और उसे अपनी तरफ बुलाया। वो मेरी तरफ मुस्कुराता हुआ आ रहा था पर पता नहीं क्यों उसकी मुस्कुराहट मुझे थोड़ी अजीब लग रही थी। वो मेरे पास आ चुका था पर मैं अपने ही डर में था तो उसने 2-3 बार मुझे आवाज़ दी। तब मैं बोला कि यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। वो मना करने लगा कि नहीं भैया हम तो यहाँ पर 1 साल से रह रहे हैं। इतना कहते ही वो जल्दी जल्दी में पीछे की तरफ जाने लगा और जाते हुए उसने फिर से वही अजीब सी मुस्कान दी। मैं अंदर आ गया था और अब रात के 12 बज चुके थे। मैंने सोना ही बेहतर समझा और सो गया। सुबह उठा, काम खत्म करे और ऑफिस के लिए तैयार हो गया। अगले 2-4 दिन तक कोई आवाज़ नहीं आई और मैं आराम से सो पाया। शुक्रवार की रात में मैं काम करने के बाद घर आया और खाना खाकर सोने लगा। तब मुझे बाहर की तरफ वही लड़का दिखाई दिया अपनी खिड़की से। फिर मैं बाहर उठकर गया और अपना दरवाज़ा बंद करने लगा। दरवाज़ा बंद करके मैं अंदर आ गया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर के बाद मेरी आंख लग गई थी और तब कुछ देर के और बाद मुझे किसी के गाना गाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरी नींद एक झटके में खुल गई और तब एकदम से ज़ोर से किसी के मेरे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन उठा और देखने के लिए गया पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं सोच में पड़ गया और फिर वापस आकर सोने की कोशिश करने लगा। अभी 10 मिनट ही हुए होंगे कि फिर से मेरे हाथ पैर एकदम से जकड़ से गए और मैं छटपटाने लगा
मेरी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी थी कि मुझे अपने कमरे में कुछ अजीब सा दिखा। वो काली सी परछाई, पता नहीं वो क्या थी, उसने बहुत जोर से धक्का दिया मुझे और मैं नीचे जा गिरा और मुझे उसके बाद होश ही नहीं रहा। सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपना सारा सामान एक बैग में डाला क्योंकि ये शनिवार था और मुझे अपने घर जाना था। मैं थोड़ा डरा भी हुआ था और मैंने अपना सामान पैक करा और बस पकड़कर निकल गया अमृतसर। जब मैं अमृतसर पहुंचा तो घर पे सब लोग खुश थे, इसलिए मैंने उन्हें एकदम से ऐसी बात बताना सही नहीं समझा। सब लोग ऐसे ही अपना काम करने लगे। शनिवार का दिन ऐसे ही निकल गया और रविवार के दिन छत पर बैठे बैठे मैं सोच ही रहा था कि मेरे पिताजी ऊपर आ गए, तो मैंने उन्हें ही बताने का सोचा। पिताजी को मैंने सब बताया कि वहाँ पर क्या हुआ और कैसे कैसे हुआ। पिताजी काफ़ी समझदार हैं इन मामलों में, उन्होंने काफ़ी पूजा पाठ भी करी थी। उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ चलूँगा ऑफिस से छुट्टी लेकर। मैंने कहा ठीक है। रविवार जैसे से निकला और मैं और पिताजी सोमवार को मेरे साथ मेरे कमरे पर आए। हम पहुंचे और मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं उनको कमरे पर छोड़कर ऑफिस आ गया और दोपहर में खाना खाने के लिए वापस घर आ गया। पिताजी के लिए भी मैं खाना लाया था और फिर पिताजी ने कहा अभी तक मुझे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा है। मैंने कहा ठीक है और फिर हमने खाना खाया। शाम को मैं काम से थोड़ा लेट हो गया था तो खाना बाहर से ही लेकर आ गया था। घर पहुंचा तो पिताजी कुछ पूजा पाठ कर रहे थे। फटाफट से मैं उनके पास गया और उनके पास बैठ गया। पिताजी ने पाठ करके खाना खाया और मुझसे कहा यहाँ पर कुछ है, पर अभी कुछ कह पाना मुश्किल है, बस महसूस हो रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पर कुछ पाठ किया है और मूर्ति स्थापित करी है हनुमान जी की। रात को देखते हैं क्या होता है। मैं थोड़ा डरा सा ज़रूर था, पर पिताजी साथ थे, इसीलिए हौसला काफ़ी मजबूत था। हम जल्दी सो गए। उस रात हमें कोई भी आवाज़ या फिर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं दिखा। मैंने पिताजी से एक दिन और रुकने को बोला। उन्होंने मेरे लिए अपने ऑफिस की एक दिन की और छुट्टी कर ली और फिर से रुके। उस दिन मैं काम करके घर थोड़ा जल्दी आ गया था। हम सो भी जल्दी गए और फिर अचानक से मेरी आँख खुली और मुझे फिर से वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। मुझे कमरे में कुछ काली सी परछाई घूमती हुई दिखाई दी और मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई बैठकर मेरा गला दबा रहा है। मुझे वापस लग रहा था कि मेरा अंत नज़दीक है। हाथ पैर अकड़ गए थे और मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। मैं पिताजी को आवाज़ तक नहीं दे पा रहा था, पर पता नहीं कैसे पिताजी की नींद अचानक से खुली और वो भी स्तब्ध रह गए मुझे इस हाल में देखकर। उन्होंने पकड़ के मुझे उठाया और फिर मुझे एक लोहे का कड़ा दिया। मैंने वो पहन लिया और फिर कुछ देर के बाद मैं खुद को ठीक महसूस करने लगा। पिताजी ने एक रुद्राक्ष की माला भी मुझे दी और मुझे फिर कुछ मंत्र बताए जो कि मुझे सोने से पहले करने थे। मैंने ठीक वैसा ही करा और उन्होंने कहा कि अगर फिर से कोई चीज़ तुम्हें परेशान करे तो तुम अपने तकिए के नीचे एक चाकू रखो, इससे वो परछाई तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। ये कहकर उन्होंने मेरे हाथ में एक रक्षा सूत्र भी बांधा और ये सब देकर अगले दिन वो वापस घर चले गए। अब मेरा डर धीरे धीरे कम हो रहा था। शाम को काम खत्म करके मैं वापस घर आया, खाना खाकर अपना पाठ किया और सो गया। मुझे किसी भी चीज़ ने अब दोबारा परेशान नहीं किया। पता नहीं क्यों, पर अब मैं उस चीज़ के बारे में सोच रहा था कि वो क्या थी और मेरे साथ ही क्यों हो रही थी। फिर मैं एक दिन जब अपने कमरे के बाहर खड़ा था तो मुझे वो जो 4 लड़के थे उनके कमरे से वैसी ही आवाज़ सुनाई दी जैसे मुझे मेरे कमरे से आया करती थी। मैंने उनके कमरे में झांकने की कोशिश करी तो वो लड़के आपस में बातें कर रहे थे। अरे वो सामने वाला लड़का तो बच निकला, हम उसे मारने का सोच रहे थे। इतना सुनते के साथ ही मैं फटाफट अपने कमरे में आ गया और मैंने पिताजी को ये सब बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि अब वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, फिर भी तुम अपना कमरा बदल लो। मैंने बाहर से उन लड़कों के बारे में पता किया कि आखिर ये थे कौन। तब मुझे पता चला कि ये जो मेरे साथ वाले कमरे में लड़के रहते थे ये सब के सब बंगाल से आए हुए जादू टोना करने वाले लोग थे। मैंने बिना देर करते हुए अपना कमरा बदला और अब मैं जहाँ रहता हूँ सुख शांति से रहता हूँ और अब इन सब चीज़ों से मेरा डर भी काफ़ी कम हो गया है। हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली घटना की तरफ।
जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर सोनू ने। आइए उनकी घटना को अब उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम सोनू है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र इस टाइम पर 20 साल है। यह घटना कुछ समय पहले की है जब मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी। मैंने अपना पूरा बचपन शहर में ही बिताया है। हम गांव में कम ही जाते थे, इसीलिए हमें भूत प्रेतों, शैतानों या फिर इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कम ही सुनने को मिलता था। हालांकि किताबों के ज़रिए, दादी नानी की कहानियों के ज़रिए हमने इन सब चीज़ों के बारे में सुना काफ़ी था और इंटरेस्टिंग भी काफ़ी लगता था ये सब हमें। तो ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उस समय की है जब मैं शायद 6 या 7 स्टैंडर्ड में था। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान हम अक्सर अपने दादा दादी के घर पे जाया करते थे, जो कि हमारे शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, वहाँ पर है। वो एक वही पुराने टाइप वाला एक घर है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, जहाँ पर हमारे काफ़ी सारे मवेशी, काऊ शेड और खेत वगैरह हैं। अब क्योंकि हम लोग पूरे टाइम पर शहर में रहते थे तो जब हम गांव में जाते थे तो हमें काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आज़ाद फील करते थे और इधर उधर घूमते थे और बाकी बच्चों के साथ खेलते रहते थे। वहाँ पर एक बगीचा भी था जहाँ पर हम अक्सर खेलते रहा करते थे। बड़ों की मदद से गाय का दूध निकालना, खेलना और सारी शैतानियाँ करना हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उस साल पर जब हम वहाँ पर गए थे उस टाइम पर मेरी दादी ने हम सब कज़न से बोल दिया था कि हम लोग वहाँ पर काऊ शेड के पास ना जाएं। हमने जब वजह जानने की कोशिश करी तो हमें किसी से पता लगा कि लगभग पिछले 6 महीने से जब भी गाय कोई बछड़ा देती है उस टाइम पर वो बछड़ा मर जाता है, लगभग 3 या 4 दिन के बाद ही। हालांकि गाय और बछड़े दोनों ही अच्छे होते हैं जिस टाइम पर वो बछड़ा होता है, और गाय को कभी कुछ नहीं होता, पर 3-4 दिन के बाद वो बछड़ा खुद ब खुद मर जाता है। इस वजह से जो गाय है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में रहती है या फिर सनकी हुई है। इसी वजह से हमें गाय के पास खेलने के लिए मना कर दिया गया था, जो कि हम अक्सर करा करते थे पहले। हमारे पास उस टाइम पर लगभग 20 गाय थी जितना मुझे याद है। जब हम वहाँ पर रहे थे उस दौरान ही एक बछड़े की मौत हो गई। उस दिन जब एक गांव का व्यक्ति हमारी दादी से मिलने आया तो मैंने उनसे बात सुनी कि वो किसी पुजारी को बुलाने की बात कर रहा था। उनके मुताबिक जो सब वहाँ पर हो रहा था ये नॉर्मल नहीं था। तो दादी को उन्होंने उन पंडित जी के बारे में बताया जिनका नाम था प्रभाकर शास्त्री। वो वहाँ पर पास वाले गांव में ही रहते थे और वो ज़्यादा समय पहले यहाँ पर नहीं आए थे। हम सब पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे, इसलिए हमें भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था ऐसा देखने में। ये आप गलत कंटेक्स्ट में मत लेना। तो मेरी दादी जी ने उन पंडित जी से बात करी और वो अगले दिन आने के लिए राज़ी हो गए। अगले दिन लगभग सुबह 6 बजे के आसपास पंडित जी वहाँ पर आ गए, और क्योंकि मैं भी उनका इंतज़ार कर रहा था तो मैं भी उठकर तैयार हो चुका था उस टाइम तक। वो काऊ शेड में गए और वहाँ पर वो गाय के पास गए। उनके हाथ में एक डंडी थी जो कि काफ़ी लंबी थी, और वो उस डंडी के सहारे ज़मीन पर मार मार के पूरे शेड में एक बार घूमे। उसके बाद शेड के बीचों बीच हमारे एक पेड़ था। वो वहाँ पर गए और उसी जगह पर लगभग थोड़ी देर तक खड़े रहे, और इस दौरान उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी मानो वो ध्यान लगा रहे हों। उसके बाद वो घर के अंदर वापस आ गए। तब उन्होंने मेरी दादी को बताया कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये एक शैतान की वजह से हो रहा है, जो कि उस पेड़ के ऊपर आया हुआ है, जो कि वहाँ शेड के अंदर है, और यही कारण है कि बछड़े मर रहे हैं। मेरी दादी ने पूछा कि ऐसा क्या है कि बस बछड़े मरते हैं और गाय को कभी कुछ नहीं होता। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जितने भी अलग तरह के शैतान होते हैं वो अपनी अलग अलग इच्छाएं रखते हैं और अपने हिसाब से जो वे चाहते हैं वो करते हैं, और शायद हो सकता है ये जो शैतान है ये बछड़ों के ऊपर ज़िंदा रहता हो और नए जन्म में बछड़ों को मारता हो। उन्होंने हमसे फिर कहा कि हमें इसके ऊपर फिक्र करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो पूजा करेंगे जिससे उस चीज़ को वहाँ से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो उसी दिन से सब कुछ शुरू कर सकते हैं, पर यह पूजा लगभग 3 दिनों तक चलने वाली थी। उन्होंने हमें कुछ सामान लाने के लिए बोला और उसके बाद वो उस टाइम के लिए वहाँ पर चले गए। हम लोगों ने सारा सामान रेडी रखा और उसके बाद वो लगभग सुबह के 9 बजे वापस आए।
और पूजा शुरू करी गई। ये पूजा लगभग 12 बजे दोपहर तक होने वाली थी। ये पूजा अगले 3 दिन तक होने वाली थी। पर इस पूजा के दौरान जो हमने देखा और महसूस करा वो हमारे उम्मीद से बिल्कुल ही परे था। मैंने इस तरह की चीज़ें कभी भी नहीं देखी थी और शायद मैं आगे कभी देखना भी ना चाहूँ। जिस टाइम पर हमारे घर के अंदर पूजा हो रही थी तब एकदम से बाहर से कुछ आवाज़ें आने लगी और जब हम बाहर गए तो आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारे घर के ऊपर कहीं से मानो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे थे। हमें लग रहा था कि शायद ये कहीं आसपास वाले किसी बच्चे या फिर ऐसा कुछ होगा। पर फिर हम सीधा छत पर गए और देखने लगे। पर हमारी आंखों के सामने हम देख पा रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर के दौरान ऊपर खुले आसमान से कहीं से पत्थर आते और हमारे घर के ऊपर गिरते। पर थोड़ी देर में जो घटना हुई वो सबसे ज़्यादा अजीब और घिरने देने वाली थी। पता नहीं कहाँ से खुले आसमान के ऊपर से ह्यूमन वेस्ट गिर गया और वो हमारे घर के सामने गिरा एकदम। हम सभी लोग बिल्कुल हैरान थे और ये सारी चीज़ें, इतनी गंदगी दोपहर 12 बजे तक चालू रही जब तक पूजा ख़त्म नहीं हुई। तब पंडित जी ने बताया कि ये सब कुछ उस शैतान की वजह से ही हो रहा है जो कि हमें डराने की कोशिश कर रहा है ताकि हम इस पूजा को रोक दें। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे और हमने उनसे बोला कि अगर आपके जाने के बाद उसने हम पर हमला करा तो हम क्या करेंगे। इसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारे घर में तुलसी है और जिस घर में तुलसी अंदर रहती है वहाँ पर ये सब शक्तियाँ अंदर नहीं आ सकती। पर फिर भी हम परेशान थे। खैर, इसके अलावा घर के अंदर तो कुछ भी नहीं हुआ। बट अगले दिन जब वो दोबारा पूजा करने के लिए आए तो दोबारा से ये सब चीज़ें हुई और इस बार ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी और भारी मात्रा में हुई। पत्थर, गंदगी, इन सब चीज़ों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा कि इनको रोकने के लिए कुछ करिए। तब उन्होंने बताया कि वो कुछ नहीं कर सकते इसमें। इवन उनके पूरे शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है जो कि उस शैतान की ही करनी है। पर वो इस चीज़ को तब तक नहीं रोक सकते जब तक वो यहाँ से जाता नहीं। उन्होंने अपनी पूजा को लगातार कंटिन्यू रखा। जिस टाइम पर वो घर से जा रहे थे हम देख पा रहे थे कि उनकी पीठ पर कुछ निशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उन्हें किसी छड़ी या फिर ऐसी किसी चीज़ से मारा गया हो। हम उन्हें इन सब चीज़ें के लिए बार बार से इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पत्थर वगैरह तो एक बार को फिर भी ठीक था, पर जो गंदगी हमारे घर के सामने पता नहीं कहाँ से आ जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा भयानक और बहुत ज़्यादा मन को डिस्टर्ब करने वाला था। पर दूसरे दिन की पूजा के बाद दोबारा कुछ भी नहीं हुआ। तीसरे दिन जब वो पूजा कर रहे थे उस टाइम पर बाहर ना तो कोई पत्थर गिरा और ना ही कुछ और। पर पंडित जी को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी पूजा करने में। पूजा करते वक्त हम देख पा रहे थे कि उनकी आंखों से आंसू तक आ रहे थे। इसका मतलब था कि शायद वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे थे। तीसरे और आखिरी दिन वो पूजा 12 बजे की बजाय दोपहर 3 बजे तक चली। 1:30 बजे के आसपास तक उनके चेहरे पर थोड़ी शांति के भाव आए और उन्होंने बोला कि अब बस ये होने वाला है। उसके बाद वो काऊ शेड में गए और उस पेड़ के पास गए जहाँ पर वो सब कुछ हो रहा था। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर कुछ कीलें लगाई। उन कीलों को वहाँ पर लगाने के बाद उन्होंने कोई मंत्र पढ़े और उन कीलों को वापस निकाल लिया और उसके बाद वो कील उन्होंने आकर हमारे घर के दरवाजे पर लगा दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब किसी भी तरह का कोई शैतानी शक्ति आपके घर में हमला नहीं कर पाएगी, ना ही आपके जानवरों पर। उन पंडित जी की मदद के बाद मेरी दादी जी उन्हें पैसे देकर उनकी मदद करना चाहती थी, पर उन्होंने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बस कहा कि पंडित होने के नाते बस उन्हें एक जोड़ी धोती और पजामा, एक जोड़ा ये दे दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने दक्षिणा के रूप में थोड़ा अन्न मांगा और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। पर उन्होंने काम काफ़ी अच्छा करा था क्योंकि इस घटना के बाद से दोबारा कुछ भी नहीं हुआ और जो भी अब बछड़े पैदा हो रहे थे वो बिल्कुल हेल्थी रहते और उन्हें कुछ भी नहीं होता। अब तो मैं आपको ये सारी घटना काफ़ी ज़्यादा आराम से बता चुका हूँ, बट मुझे नहीं लगता जिस टाइम पर मैंने ये सब फील करा था, महसूस करा था, उस टाइम पर मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा डर था, काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी थी इस चीज़ को लेकर। इतनी ज़्यादा कि शायद तब से लेकर अब तक मैंने इस इंसिडेंट को ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करा है। पर अब जब मैं अपने ऊपर पूरे तरीके से यकीन रखता हूँ तो मैंने फाइनली इस घटना को आप लोगों को बताने का सोचा।
आपका इस पर क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताना। सीमा और रवि एक जंगल से जल्दी होकर गुजरना चाहते थे। समय रात के लगभग 12 बज रहे थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही थी। कुछ ही देर के बाद रास्ते में वो देखते हैं कि एक औरत सामने बैठकर ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उन्होंने सोचा इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा किसी मजबूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने गाड़ी रोककर उससे पूछा, क्या आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में बस उसकी रोने की सिसकियों की ही आवाज़ आ रही थी। फिर रवि और सीमा के साथ रवि के दादा और दादी भी थे। दादाजी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? पर वो कुछ जवाब नहीं दी। तब दादाजी ने कहा कि आज हमारे घर चलो, वहाँ रह जाना, कल सुबह अपने घर चली आना। ये जंगल बहुत सारे जानवरों से भरा है, यहाँ मत रुको। जब उसने सुना तो हमारे साथ चलने के लिए झट से तैयार हो गई और गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था और कुछ ही देर के बाद गाड़ी घर के दरवाजे पर थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सब लोग आ भी चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज का खाना एक काम करते हैं, इससे बनवा लेते हैं, कल सुबह ही अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर वगैरह तो नहीं है, या रात को सोने के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान से कुछ चुरा कर ना ले जाए। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने सूरज को कहा, देखो आज तो मैं रख रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में सामान उठा कर ले जाओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ करके आगे चली गई। सारा सामान लेकर माँ के पीछे पीछे वो जाने लगी। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उससे जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए कहा और उसके बाद वो वहाँ से कुछ काम से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान से था। फिर लगभग 10 मिनट के बाद वो रसोड़े में वापस देखने गई कि वो क्या कर रही है और वो उनका चेहरा भी देखना चाहती थी, पर चेहरा वो देख नहीं पा रही थी। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बात माँ को खटक भी रही थी। सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बनाकर रखना, और वहाँ से फिर निकल गई। पर मन उनका अभी भी बेचैन था। कभी अपने कमरे में, कभी बच्चों को, तो कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी वो आराम से बैठ नहीं पा रही थी। अभी 5 मिनट ही तो हुए थे, पर उनके लिए तो घड़ी पहाड़ सी बीत रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजारे और वो तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी। और जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए और ना वो आगे जा पा रही थी, ना ही पीछे। उनके हृदय की धड़कनें मानो रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर वहाँ पर सारी कच्ची मछलियों को खा रही थी। पूरी रसोई में मछलियाँ और खून बिखरा पड़ा था। उसके सिर से घूंघट भी उतरा पड़ा था और उसका चेहरा इतना भयानक था जो उन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा। बाल, नाखून सब बढ़े हुए। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ भी ध्यान नहीं था और खुशी से कभी कभी तो उसके मुंह से आवाज़ें भी निकल रही थी। रसोई पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान इधर नहीं आया था। माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को ये कोई नुकसान ना पहुँचा दे। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक से वो आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और एक झटके से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी उन पर पड़ चुकी थी और वो कुछ सोचकर अपनी जगह से उठ गई। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर जरा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी।
उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ ले जाकर जोर से फेंक दिया। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी और डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी जा रही थी और सारे लोग हैरानी के साथ रसोई की तरफ भागे। वो चुड़ैल जोर जोर से अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी और पूरी रसोई में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोई में आ चुके थे और काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो खुद भी डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग ये मंजर देखकर डरे सहमे खड़े थे। मन ही मन वो सभी लोग माताजी की हिम्मत को दाद दे रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये चुड़ैल आगे क्या करने वाली है, क्योंकि उस घर में उसने बसेरा बना लिया था। चुड़ैल जहाँ दिल के कमज़ोर लोग होते हैं उस जगह पर अपना वास बना लेती है। सबको यही लग रहा था कि ये बला टल चुकी है और आगे क्या होने वाला था इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। सीनू रवि के भाई की बेटी थी जिसकी उम्र 17 साल की थी। वो चुड़ैल उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सीनू का चेहरा अजीब सा लाल सा दिखने लगा था और उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा था। वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। रात के 12 बजते ही सीनू के कमरे से डरावनी आवाज़ें आने लगती थी। भाभी जी के देखने पर सीनू एक दीवार से चिपकी छिपकली की तरह देखकर भाभी बहुत डर गई और सबको बुलाकर वहाँ ले गई और उस टाइम पर सीनू अपने बिस्तर पर दिखी। ये नज़ारा देखकर भाभी बहुत डर जाती हैं। माँ से कहने पर वो बोलती है कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसे कोई दीवार पर थोड़ी ना चिपक सकता है। पर भाभी को पक्का यकीन था कि उन्होंने क्या देखा है और यही कारण था कि टेंशन लेने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। इधर सीनू भी कमज़ोर सी होने लगी थी। उसके व्यवहार में परिवर्तन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि गहराई नेगेटिव ऊर्जा का प्रवास हो गया था और वो सीनू के अंदर बस गई थी। जैसे जैसे आत्मा उससे करवाती वो वैसे ही करती। एक रात को 12 बजे के आसपास उसके शरीर में कुछ हुआ। घर के माहौल में कुछ ठंडक सी महसूस होने लगी सबको और सब अपने कमरे में जो सोए हुए थे वो बेचैन से होने लगे। तभी घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सीनू अपने बेड पर से उठती है। उसके सारे बाल खुले थे और चेहरा बिल्कुल लाल था और वो अजीब सी दिख रही थी। बहुत अजीब ढंग से चलते हुए वो जंगल की तरफ चली जाती है और बेटी की चिंता में भाभी की आंख भी खुल जाती है। सीनू के कमरे में जाकर वो देखती हैं तो सीनू वहाँ नहीं थी। भाभी परेशान हो जाती हैं और माँ को जगाती हैं। माँ को भाभी बताती है कि सीनू कमरे में नहीं है और ये देखकर माँ और सभी लोग परेशान हो जाते हैं और हर जगह उसे खोजने लगते हैं, पर वो कहीं भी किसी को नहीं दिखती। सब ढूंढते ढूंढते आखिर जंगल की तरफ जाते हैं। तब वहाँ पर जो लोग देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। सीनू एक पेड़ की पतली सी डंडी पर लटकी हुई थी और उसके बाल से उसका चेहरा ढका हुआ था। उसके हाथ पैर के नाखून बड़े हुए थे और डरावने लग रहे थे। सभी घर वालों की ये हालत देखकर काफ़ी ज़्यादा सकते में आ जाते हैं। भाभी तो ये देखकर बेहोशी हो जाती हैं। सबको देख चुड़ैल सीनू के शरीर से निकल जाती है और सीनू पेड़ से नीचे गिरती है। सीनू थोड़ी देर में उठती है और सबसे पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। सीनू को सब लोग घर लाते हैं। माँ रवि से कहती है कि किसी तांत्रिक को बुलाओ या किसी बाबा को, तभी शायद ये ठीक हो पाएगी। लेकिन रवि को इन सब पर विश्वास नहीं था और उसे लगा था कि सीनू को शायद कोई मानसिक बीमारी है और वह अपनी माँ की बात को टाल देता है। माँ अपने बड़े बेटे सूरज को कहती है और वो इस बात को समझते हुए बोलते हैं कि ठीक है, मैं पता लगवाकर किसी को बुलाता हूँ। कुछ पता करने के बाद पंडित प्रकाश जी को रवि के घर बुलाया जाता है और घर के अंदर आते ही उन्हें कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो जाती है और पंडित जी सीनू की दादी से कहते हैं कि पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो चाहती क्या है। दादी बोलती हैं, पता लगाइए, कुछ भी करिए, बस मेरी सीनू को ठीक कर दीजिए। पंडित जी पूजा की सामग्री लाते हैं।
आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया शुरू करी जाती है। जैसे ही आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया वो लोग करते हैं, आत्मा सीनू के शरीर में आ जाती है और सीनू भयानक रूप में पूजा वाले स्थान पर आ जाती है। पंडित जी उससे कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है, तुम सीनू का शरीर छोड़ दो, उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है। आत्मा कहती है मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है, बस मुझे अपना मकसद पूरा करने के लिए एक शरीर चाहिए। पंडित जी पूछते हैं कि आखिर क्या मकसद है तेरा, बता, वरना मैं तुझे बांध दूंगा, फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ वो आत्मा अपनी कहानी बताने लगती है। मैं और मेरी माँ गांव में रहते थे। माँ बहुत मेहनत करके घर चलाती थी। बाबूजी का देहांत तो बहुत साल पहले हो गया था। माँ मुझे पालने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी और पैसे जोड़ जोड़ के मुझे पढ़ा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन रात के वक्त मैं जंगल के पास से गुज़र रही थी, तब कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया। वो लोग मेरे साथ बदतमीज़ी करने लगे। मैं भागने लगी। किसी तरह से मैं बस उनसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन भागते भागते एक जगह पर आकर मेरा पैर रपट गया और मैं गिर गई। तब उनमें से एक ने मेरे हाथों को पकड़ लिया और उन सभी ने मेरे साथ वो सब करा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। ये सब करने के बाद वो लोग काफ़ी डर गए कि मैं किसी को बताऊंगी, और यही सोचकर उनमें से एक लड़के ने एक काफ़ी भारी पत्थर को बाकी लड़कों के साथ मिलकर उठाया और मेरे मुंह पर उसे तब तक उठा कर बार बार मारा जब तक मेरा पूरा चेहरा बदल ना गया। उसके बाद मेरे बचे खुशे शरीर को उन लोगों ने ज़मीन में किसी जगह पर दफना डाला। बस मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं उनको ख़त्म कर दूंगी। मेरी माँ ने भी मेरे गम में प्राण त्याग दिए। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उन सबको मार डालूंगी। वो ऐसा बोलने लगी। तभी पंडित जी मंत्र का जाप करने लगे और वो सीनू के शरीर से निकलकर चली गई। पंडित ने सीनू की माँ को बताया कि वो आत्मा बहुत ज़िद्दी है और बदला लेना चाहती है। जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा, वो वापस आने की कोशिश लगातार करती रहेगी और एक समय के बाद वो वापस आ भी जाएगी। तब सीनू की माँ पंडित से पूछती है कि कोई उपाय नहीं होगा क्या उसका। तब पंडित जी बोलते हैं कि जैसा वो चाहते हैं, अगर हम उसमें उसकी मदद कर दें तब शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। सीनू की माँ सोचती है कि ये सब आखिर कैसे होगा, लेकिन फिर अपनी बेटी के लिए वो उस चुड़ैल को इंसाफ दिलाना चाहती थी। पंडित जी उस चुड़ैल को सांत्वना देते हैं और तब तक उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। सीनू की माँ भी उस चुड़ैल के बताए हुए गांव में जाती है और वहाँ पर लोगों से पता करती है, तो उन्हें पता चलता है कि वो जो बात उन्होंने बताई वो बिल्कुल सही थी। किसी तरह से उसके बताए गए मार्ग पर चलने पर उन 4 लड़कों के बारे में पता लग जाता है जिन्होंने उसके साथ ये सब करा था। पर हैरानी की बात थी कि उनमें से 2 लड़कों की मौत तो 1 साल पहले ही हुई थी। जब वे लोग बाइक से शहर जा रहे थे, उस टाइम पर एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया था। बचे थे उनमें से 2 लोग। जब उन लोगों के बारे में भी पता लग गया तो उस चुड़ैल ने भाभी से इतना बोला कि जो सामान मैं तुम्हें दूंगी वो सामान किसी तरह बस उनके घर तक पहुंचवा दो। पहले तो भाभी बहुत ज़्यादा हिचक रही थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी ये सब करने के लिए, पर अपनी बेटी के आगे उन्हें कुछ ना दिखा। और एक रात आखिर में वो भैया की मदद से वहाँ पर गई और उन्होंने उसकी छत पर वो पिन्नी में भर के फेंक दिया जो कि उस चुड़ैल ने दिया था। बस फिर तो 1 हफ्ते के बाद जो हमें खबर मिली वो कुछ इस प्रकार थी कि वो दोनों लड़के भी मारे गए। किस वजह से, कैसे, ये किसी को भी नहीं पता, बस उनकी मौत हो गई। इसके बाद उस चुड़ैल ने सीनू के शरीर में आकर आखिरी बार सबको धन्यवाद दिया और कहा कि आप सभी का मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मुझे मुक्ति मिली है और अब मैं सीनू को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद सीनू के शरीर से वो आत्मा हमेशा के लिए निकल कर चली गई और उनका परिवार आराम से रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। स्टोरीज आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक करो।
वीडियो पर एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना आराम से पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही स्टोरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।